जीएसटी, ये टैक्स सिस्टम नया लेके आया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें होता क्या है कि टैक्स के ऊपर सारा खेल है। तो टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हम जानते हो कि हमारे इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट चलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और एक स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। तो जैसे अभी सौभाग्य से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बीजेपी है, लेकिन कभी कभी अलग भी होती थी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी होती थी तो पता चला यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा है ना, या बसपा है, तो अलग अलग भी हो सकती है। खैर उससे मतलब नहीं। तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के रूप में लोगों से रुपए लेती, तो वो टैक्स लगाया कैसे जाए लोगों के ऊपर, जीएसटी में नया क्या है, इसको कैसे इम्पोज किया जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया। तो टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट किसी इंडिविजुअल के इनकम के ऊपर, यानी कोई इंसान कोई नौकरी कर रहा है, जो पर्सन है उसके ऊपर जो है उसके सैलरी के ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाए, यानी कुछ हिस्सा उसकी सैलरी का कट रहा है और वो जो है गवर्नमेंट को जा रहा है, उसके बाद जो बच रहा है वो उसको सैलरी के रूप में मिल रहा है, यानी डायरेक्टली उसके इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया गया राइट एट द सोर्स। जैसे ही उसको इनकम मिला, जैसे उसकी सैलरी आई, उसमें से कुछ पैसे काट लिए गए, तो वो इनकम टैक्स हो जाता है। तो ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स हुआ कि किसी पर्सन की इनकम के ऊपर या किसी कंपनी के इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा करके उससे पैसे ले लिए जाएं। और दूसरे तरह का जो टैक्स होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हम कैसे पे करते हैं? जैसे हम कंज्यूमर्स में आते हैं, क्योंकि हम दुकानदार तो है नहीं, हम कस्टमर हैं, तो हम जाते हैं दुकानों पे सामान खरीदने। तो अगर हम गए किसी जनरल स्टोर पे, हमने उससे टूथपेस्ट लिया, तो उस टूथपेस्ट का जो दाम हम लोग पे करते हैं उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। हम जो पैसे दे रहे होते हैं 100 रुपये, उस 100 रुपये में से भले ही 30 रुपये या 20 रुपये जो है वो टैक्स के रूप में हमसे लिया जा रहा है, बाकी का पैसा जो है वो फिर वो दुकानदार ले रहा है। और दुकानदार मतलब एक पूरी चेन होती है जहाँ पे एक दुकानदार होता है जिसको रिटेलर कहते हैं। रिटेलर जो है जहाँ से माल लेता है पूरा थोक भाव वाला जो रखते हैं सामान, उसको होलसेलर कहते हैं। होलसेलर जहाँ से लेता है मैन्युफैक्चरर, यानी जो बना रहा है, फैक्ट्री का मालिक है, उससे ले रहा है। तो एक पूरी चेन बनी होती है और उस हिसाब से लोग सामान खरीदते हैं और टैक्स का भी बंटवारा उसमें आपस में होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही सीखेंगे। तो टैक्स का एप्लीकेशन होने के लिए कुछ वर्ड हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक है डीलर। डीलर किसे कहेंगे? जो भी इंसान, जो भी बंदा कोई सामान या कोई सर्विस खरीद रहा है या बेच रहा है तो उसको हम डीलर कहेंगे, है ना। तो अगर जैसे हमने कोई एसी खरीदी तो हम क्या हो गए? डीलर हो गए। हमने एसी जो है वो बेचने के लिए जो है वो एक दुकान यूनिट डाल दी, तो भी हम क्या कहलाएंगे? डीलर कहलाएंगे। तो आप जो परचेज में इन्वॉल्व है वो डीलर कहलाता है। दूसरा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिस प्राइस में आपने उस सामान को खरीदा है वो उसका क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। सीपी, जिस दाम पे आपने उसको खरीदा। तो मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं, आपने ये मोबाइल फ़ोन जो है वो 10,000 में खरीदा और आपने 11,000 में किसी को सेल कर दिया। तो 10,000 में जो आपने खरीदा वो इस मोबाइल का क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर जिसमें आपने उसको बेच दिया वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। जो उसके डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से तो कॉस्ट प्राइस। देन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस डिफरेंट होता है। लिस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो आर्टिकल के ऊपर दाम लिख दिया जाता है कि इतने का ये आर्टिकल बिचना चाहिए, है ना। एमआरपी जैसे देखते हो चीज़ों पे लिखा होता है। तो एमआरपी जो है वो क्या है? मार्क्ड रिटेल प्राइस, या उसका दूसरा ही नाम क्या है? लिस्ट प्राइस, यानी उसका दाम इतना रख दिया गया है। अब वो आर्टिकल उतने पे बिक भी सकता है या उससे कम पे भी बेचना चाहे तो दुकानदार बेच सकता है, जैसे डिस्काउंट बोलते हैं जिसको। तो जैसे मान लो 100 रुपये का कोई सामान है, उस पर लिख दिया हमने कि 100 रुपये का है। कोई आया दुकान पे मोल भाव करने लगा, रहे भैया थोड़ा कम कर दो, ऐसे क्या आप आपके पड़ोसी अब हमको भी ऐसे बेचोगे, तो चलो भैया तुमको 95 में दे देते हैं, एहसान लाद दिए तुम्हारे ऊपर 5 रुपये का।
तो 5 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो जो 100 रुपया उस पर लिखा गया था तो वो क्या था, लिस्ट प्राइस था। तो लिस्ट प्राइस या MRP जो है वो जो लिखा हुआ दाम है वो होता है। देन डिस्काउंट क्या है, आप लोगों को अच्छे से मालूम है, जो छूट मिल रही है। जैसे 100 रुपये का सामान है, आपको 90 में मिल गया, कोई ऑफर चल रहा था, स्कीम चल रही थी, तो 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया। यानी लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो अंतर है, एक तो उस पर लिखा हुआ दाम और एक जिसमें वो बिक रहा है, दोनों में जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, वो डिस्काउंट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आप लोग को मालूम ही है, तो इसलिए एक फॉर्मूला छोटा सा दे रखा है, लिस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू नहीं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, या इसको ऐसे कर लो, लिस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। यानी अगर आपको कितने में वो सामान बिका है ये मालूम है और कितना डिस्काउंट मिला है ये भी मालूम है, तो उसका मार्क प्राइस MRP या लिस्ट प्राइस क्या रहा होगा आप निकाल सकते हो। मैंने कहा कि 90 रुपये में आपको जो है 1 किलो चीनी मिली है और 10 रुपये उस दुकानदार ने आपको डिस्काउंट दिया, तब जाके आपको 90 रुपये में मिली। तो यानी उसके पैकेट पे MRP जो लिखा रहा होगा वो 90 प्लस 10 यानी 100 रुपये रहा होगा। तो इस तरह से हम लिस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट में रिलेशन रखते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि दिनेश बाइज अ चेयर मार्क्ड एट 5000। दिनेश एक इंसान है, ठीक है, जो एक चेयर खरीद रहा है जिसकी MRP क्या है, 5000। देयर इज अ मैन कॉल्ड दिनेश। दिनेश, तो दिनेश जो है वो एक चेयर खरीद रहा है जिसकी MRP कितनी है, 5000 रुपीज़, 5000 रुपये। अब कह रहा एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि डिस्काउंट जो है वो कितने प्रतिशत है, 20%। द रेट ऑफ टैक्स बीइंग 18%। अब देखिए एक और चीज़ आ गई, टैक्स। टैक्स जो है वो कितना है, 18%। तो कह रहा है कैलकुलेट द टैक्स दिनेश हैज़ टू पे फॉर दिस परचेज, ऑल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय दिनेश। तो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि दिनेश ने टैक्स कितने रुपए दिए, टैक्स का मूल्य बताना है, और फिर ये भी बताना है कि कुल मिलाने के बाद दिनेश ने कितने रुपए दिए चेयर को खरीदने के लिए, है ना, टोटल अमाउंट। तो पहले तो हमको डिस्काउंट पता करना पड़ेगा या डिस्काउंटेड प्राइस पता करना पड़ेगा। डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब कि उसकी MRP है 5000, 20% का डिस्काउंट है, तो ये 20% का डिस्काउंट देने के बाद कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, उसको डिस्काउंटेड प्राइस कहेंगे। यानी इस 5000 का 20% निकाल के उसी में से घटा देंगे, किसमें से, 5000 में से, तो जो आएगा वो क्या कहलाया जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस। तो एक तो तरीका ये है, तो 20% निकालोगे 5000 का, तो 20% होता है 1/5, 1/5 5000 का करोगे तो 1000, तो 1000 तुम्हारा हो गया डिस्काउंट, नहीं डिस्काउंटेड प्राइस नहीं, डिस्काउंट। अब इस 1000 को जब तुम 5000 में से घटा दोगे तो 4000, ये 4000 तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये प्रोसेस थोड़ा मुझे लंबा लगता है कि आपने इसका 20% निकाला और फिर उसके बाद उसमें से घटाया, बात मानता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ 20% निकाल के घटाने के 20% की कमी लानी, कितना परसेंट की कमी लानी, 20% की कमी लानी। तो टोटल परसेंटेज होता है 100, 100 में अगर 20% कम कर दें तो कितना परसेंट होगा, 80%।
80% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो मतलब 80/100, और किसका निकालना है 5000। ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 8 पंजे सीधा सीधा आ गया। तो हम लंबे तरीके से नहीं जा रहे कि पहले उसको लिखे फिर 20% निकाले घटाए, वो सब नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट आ गया। तो डिस्काउंटेड प्राइस आ गया 4000। अब जो डिस्काउंटेड प्राइस आ गया उसी पे आपका टैक्स लगता है, इसीलिए इसको निकाला गया। टैक्स आपका किस पे अप्लाई होता है, डिस्काउंटेड प्राइस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो टैक्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि टैक्स कितना लगा, तो 18 तो परसेंट है, हमको वैल्यू बतानी है, तो 18/100 मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंटेड प्राइस, और डिस्काउंटेड प्राइस कितना आया है 4000। तो ये 00 कैंसिल, 18 4 जा 72 ना, तो 720 रुपीस। ये हो गया अपना आंसर नंबर फर्स्ट। 720 रुपये जो है उसको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। फिर उसने ये भी पूछा है कि फाइनली दिनेश ने कितना पे किया होगा। एमआरपी उस पे 5000 है, लेकिन दिनेश पूरा 5000 दे के नहीं खरीद रहा है, क्योंकि डिस्काउंट भी तो है। तो आफ्टर डिस्काउंट कितना रुपया लगेगा वो हम निकाल ही चुके हैं, यानी डिस्काउंट हमने हटा दिया है, उसमें टैक्स जोड़ा जाएगा। तो सेलिंग प्राइस या परचेजिंग प्राइस जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 4000, यानी डिस्काउंटेड प्राइस प्लस टैक्स, 4000 प्लस 720, तो 4720 रुपये। यह हो जाएगा आपका सेकेंड आंसर। तो यहाँ तक जो हमने समझा उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, पहली चीज़ ये है जो हमको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है और याद करके चलना है कि टैक्स जो है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा किस पे, सेल प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस। और डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकलेगा वो आपको मैंने मेथड बता दिया। डिस्काउंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो डिस्काउंट निकाल लो उसका, उसमें से घटा लो, या फिर 100 माइनस 20 वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस पे टैक्स लगेगा, किस पे, कभी भी टैक्स एमआरपी पे नहीं लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, डिस्काउंटेड प्राइस पे लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो टैक्स है वो कैसे निकलेगा, तो टैक्स का रेट हमेशा दिया रहेगा, उसको लगाएंगे किस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो टैक्स निकालने के बाद यहाँ पे टैक्स लगाएंगे डिस्काउंटेड प्राइस पे, निकल जाएगा आपका टैक्स, और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। बुक बंद कर दो और क्वेश्चन लिखो। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन AC, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन AC मतलब एयर कंडीशनर है ना, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन AC एयर कंडीशनर इज 40,000, 40,000 इज 40,000, 40,000। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द लिस्ट प्राइस, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% on the list price, full stop. The tax rate for it, the tax rate for it is 28%.
The tax rate for it is 28%. Calculate the tax charged by the shopkeeper and the total amount the customer has to pay. The total amount the customer has to pay. तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में टैक्स चार्ज्ड बाय द शॉपकीपर कि शॉपकीपर ने टैक्स कितना रुपया लिया। तो टैक्स किस पे निकलता है? डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता रखा है। डिस्काउंटेड प्राइस, तो भाई डिस्काउंट कितना है? 15%। 100% होता है पूरा, 15% हटा दिए 100 में तो कितना हुआ? 85। तो 85% अगर निकाल दे किसका? 40,000 का, तो डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। 5 चौके 20, 2 गया, 8 चौके 32 और 2 34 और 2 0, यानी 34,000, 34,000 रुपीज़ है ना। ये डिस्काउंटेड प्राइस हो गया। फिर कह रहा है क्या कि टैक्स रेट कितना है? 28%। तो हमें अमाउंट में बताना है टैक्स, तो 28% निकाल देंगे अपने 34,000 का। 00 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा। 0 8 जा 0, 4 8 जा 32, 3 गया, 3 8 जा 24, 3 27, फिर 0 3 8 जा 24, 2 गया 6 और 2 कितना आ रहा?
4 8 जा 32, 3 गया, या 8 4 जा 32 का 2, 3 गया, 4 2 जा 8 ना होगा, 8 4 जा 32 का 2, 3 गया, 4 2 जा 8 और 3 11, और 8 3 जा 24 का 4, 2 गया, 3 2 जा 6 और 2 8। कितना आ रहा? 9 5 2 0, 9 5 2 0। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आंसर कि इतना टैक्स के रूप में लिया जाएगा। फिर कह रहा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, तो भाई डिस्काउंटेड प्राइस कितना है? 34,000। उसमें टैक्स क्या कर देंगे? जुड़ जाएगा, तो 520 9 4 13, 1 गया 4, 43,520 रुपये। ये होगा। तो ये तो था डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का खेला। अब जो खेला चलेगा वो आएगा जीएसटी का। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से पहले की जो कहानी थी वो कुछ और थी। टैक्स जो लगता था वो कई तरीके से लगता था। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका बहुत सारे टैक्सेस आते थे, जैसे एक्साइज टैक्स आता था। एक्साइज टैक्स मतलब कि वो जो सामान बनाया जा रहा है उसको जो गवर्नमेंट है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर टैक्स लगाती थी कि तुम ये बना रहे हो तो तुमको इतना रुपया टैक्स देना होगा। इसको एक्साइज ड्यूटी कहते थे। फिर उसमें आपका आ जाता था जैसे सर्विस टैक्स, यानी आप जो वो सामान पहुंचा रहे हो लोगों तक, तो लोग जो है उसकी सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस के रूप में टैक्स देते थे, सर्विस टैक्स। रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये ज़्यादा होता था क्योंकि वहाँ पे आप सर्विस का ही रोल प्ले ज़्यादा होता है कि आपने फूड ऑर्डर किया, फूड आपको मिल रहा है। फिर एक होता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, VAT, ये भी लगता था। तो मतलब कई अलग अलग तरह के टैक्सेस थे, ये सब अप्लाई होते थे और कुल मिलाकर के फाइनल टैक्स जो है वो कस्टमर से लिया जाता था, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट बनता था। इसको अलग अलग परसेंटेज होता था सबका। एक्साइज टैक्स का परसेंटेज कुछ और, मान लो 8%, फिर सर्विस टैक्स मान लो 18%, फिर तुम्हारा वैट मान लो 2%। तो सबका अलग अलग परसेंटेज और सबको अलग अलग जगह कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती थी। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी कि कोई सामान कितने में बन रहा है तो कितने में बिक रहा है और कितना रुपया उस पर टैक्स, इसको कोई समझ नहीं पाता था, कॉम्प्लिकेटेड था। इसको सिंपल, साधारण और आसान बनाने के लिए एक कॉमन टैक्स कर दिया गया। कहा गया कि ये सारे टैक्स हटाओ और एक टैक्स ले आओ जिसका नाम रखा जाएगा GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यही टैक्स जो है हर जगह अप्लाई होगा और इसी से आपका जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाएगा। तो GST को इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई 2017 को। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि GST जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जो सामान की खपत हो रही है उसकी खपत जहाँ हो रही है वहाँ पे कितना कंजम्पशन हो रहा है उसके हिसाब से टैक्स वहाँ पे अप्लाई होता है। तो एट द पॉइंट ऑफ कस्टमर, अगर कोई कस्टमर सामान खरीद रहा है तो कितना सामान खरीद रहा है उस हिसाब से उसका टैक्स कितना बन रहा है, ये पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन पे वहाँ पे डिसाइड होता है। तो ये तब तब अप्लाई होता है जब जब कोई एक सामान खरीदता है और उसको ले जाकर के दूसरे को बेचता है। जैसे होलसेलर कंपनी से सामान खरीद रहा है और फिर ला करके रिटेलर को यानी दुकानदार को बेच रहा है, तो बिचौलिया हो गया बीच का। अब उसने कुछ सामान खरीदा किसी से और किसी को बेचा, तो जब वो सामान खरीदेगा किसी कंपनी से तो भी उस समय उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और जब वो सामान बेचेगा रिटेलर को तो रिटेलर को कुछ टैक्स के रूप में वो पैसा लेगा, क्योंकि वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि सारा टैक्स खुद ही पे करेगा।
जब उसने टैक्स एक जगह भरा है तो वो एक जगह से क्या करेगा, टैक्स लेगा। तो ये सारे नियम जो है वो जीएसटी में फॉलो किए जाते हैं। जीएसटी इज टू बी लेविड ऑन एवरी पॉइंट ऑफ सेल। जब भी कोई गुड का ट्रांसफर होता है यानी सेल होता है, बिक्री होती है, तो जीएसटी उस पर लगती है थ्रू आउट द कंट्री। अब जैसे क्या होता था कि अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग तरह के टैक्स होते थे, तो कहीं पे पेट्रोल की कीमत कुछ और है तो कहीं पे पेट्रोल की कीमत कुछ और है। आज की डेट में भी ऐसा होता है। तो ये इस प्रॉब्लम को भी कई सारे आर्टिकल्स पे हटाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल इसके अंदर नहीं आता है जीएसटी में, तो जीएसटी को अब जिन जिन आर्टिकल्स पे लागू कर दिया गया है उससे क्या होगा, पूरे देश में एक कॉमन टैक्स सिस्टम रहेगा। तो उसका दाम चाहे जम्मू कश्मीर में खरीदें, चाहे सबसे लास्ट पॉइंट क्या, कन्याकुमारी, वहाँ खरीदे, दोनों जगह क्या होगा, सेम ही प्राइस रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। यानी जितना का नॉर्थ में पड़ेगा उतना ही आपको साउथ में पड़ेगा, तो डिफरेंस नहीं, थ्रू आउट द कंट्री सेम। वन नेशन वन टैक्स कह सकते हो इसको। अब जो ये टैक्स सिस्टम है, थ्योरेटिकल सिस्टम, थ्योरेटिकल बातें तो बहुत सारी हो गई, ये अप्लाई कैसे हो रहा है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एक ट्रेडर बने, व्यापारी जो बिजनेस करता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये जो बर्तन के व्यापारी हैं, इनके रिलेटिव है ना ट्रेडर, तो ट्रेडर हैं, व्यापार करते हैं। तो व्यापारी ने मैन्युफैक्चरर से, वो क्या करते हैं, बर्तनों को खरीदते हैं किसी से और फिर बेचते हैं, ठीक। तो कोई कंपनी है जो उसको बनाती है, तो मान लो ग्रीन वुड, ग्रीन प्लाई ऐसे करके कंपनी है कोई मेलामाइन की, वो जो है प्लास्टिक के मेलामाइन के बर्तन बनाती है। तो उस कंपनी से वो सामान खरीद रहे हैं, तो उन्होंने 5,000 का सामान खरीदा, किससे, मैन्युफैक्चरर से, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी। और फिर क्या किया, उसको एक दूसरे कंज्यूमर यानी उनके लिए उपभोक्ता जो उनके पास गया, कोई गया इंसान, और मान लो उसने टोटल 5,000 के सामान उनके यहाँ से खरीद लिए जो उन्होंने कंपनी से खरीदे थे, ठीक। तो उन्होंने, वो जो वाई कंज्यूमर है, उन्होंने ये सामान खरीदा। तो ऐसे में एक्स जो ट्रेडर हैं, उन्होंने 5,000 में खुद ये सामान खरीदा था, तो वाई को वो उतने ही दाम में तो दे नहीं देंगे, क्योंकि उससे उनका कोई फ़ायदा होगा क्या, नहीं होगा। तो 1,000 का प्रॉफिट रखते हुए उन्होंने क्या किया, 6,000 रुपये में वाई को वो सामान बेच डाला, अपना 1,000 रुपये का प्रॉफिट रख के। अब इस हिसाब से यहाँ पे अगर मान लो कहा जाता है कि जीएसटी जो है, जीएसटी अलग अलग आर्टिकल्स पे, जैसे मान लो कोई खाने पीने की चीज़ है, तो कोई खाने की चीज़ है तो कोई पीने की चीज़ है, खा रहे हो जैसे अनाज, गेहूँ, दाल, चावल, रोटी, और पी रहे हो जैसे दारू, तो दारू पे जितना टैक्स लगेगा उतना ही टैक्स अगर गेहूँ पे लगा देंगे तो जो दारू नहीं पी रहा है वो तो बेचारा मर जाएगा फालतू में, क्योंकि दारू टैक्स जो है चाप के लगाया गया है, क्योंकि सारे दारूबाज पिएंगे ही पिएंगे। टैक्स लो, बढ़िया पैसा लो उन लोगों से, क्या सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार ले रही चाप के पैसा। अब गेहूं भी उसी रेट पे चापने लगेंगे तो भाई आम जनता तो मरने लगेगी, कहेगी भैया अब तो हम भी दारुएं पिएंगे। तो इसलिए जीएसटी का जो रेट है, टैक्स का रेट है, हर आर्टिकल पे अलग अलग है। तो यहाँ पे मान लो कह दिया गया कि 12% जो है वो ये जो सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पे जीएसटी का रेट 12%, ठीक।
तो ऐसे में अगर हमको जीएसटी निकालना है कि गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में मिला कितना, तो उसके लिए क्या कहानी है कि ट्रेडर एक्स ने परचेज किया 5,000 में। तो जब उन्होंने परचेज किया 5,000 में, तो उन्होंने भी क्या किया होगा, ये सिर्फ 5,000 ही नहीं, 5,000 के अलावा जो 12% टैक्स है वो भी दिए होंगे। तो यानी कि टैक्स पेड बाई एक्स कितना होगा, 12% ऑफ 5,000, 5,000 का 12%, यानी कितना हो गया, 600 रुपये ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12×25 60, 600 रुपये। तो 600 रुपये टैक्स के रूप में जब वो 5,000 का सामान खरीदने गए थे मैन्युफैक्चरर से, तो यहाँ पे बना लेते हैं एक ट्रेडर टी, जो कि किससे खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से। तो जब वो मैन्युफैक्चरर से खरीदे तो उन्होंने 5,000 तो दिया ही दिया, प्लस 600 रुपये क्या दिया, टैक्स। यानी उन्होंने कितने रुपए दिए, 5600 रुपये, 5600 रुपये। अब एक्स ने 1,000 रुपये का प्रॉफिट रख करके ये सामान बेच डाला। तो जब ये सामान बेच डाला 1,000 रुपये का प्रॉफिट रख करके, तो ये 6,000 का इस कस्टमर को नहीं पड़ेगा, 6,000 के साथ साथ उस कस्टमर को भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि जीएसटी के बारे में कहा गया है कि जब जब कोई सामान खरीदा या बेचा जाएगा तब तब उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो जब उसने मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी से खरीदा तो उसने टैक्स पे किया 12%। जब उससे कोई खरीदने आ रहा है कस्टमर, तो कस्टमर भी क्या करेगा, 12% टैक्स देगा। तो अब वो 5,000 का तो था ही नहीं, अब तो पहली बात वो हो गया 6,000 रुपये का, और 12% भी हम किसका निकालेंगे, 6,000 का। तो 12% 6,000 का निकाल दिए, यानी कितना हो गया, 12 छके 72, 720 रुपये। तो यानी 6,000 तो वो देगा ही देगा, कौन, कस्टमर, और कितना रुपया देगा, 720 रुपये। तो यानी 6,720 रुपये। तो ऐसे में जो एक्स है उसको परचेज पे जीएसटी कितना देना पड़ा, जीएसटी ऑन परचेज बाई एक्स। परचेज पहले कौन कर रहा है, एक्स। तो जीएसटी कितना दे रहा था, 600, और फिर जीएसटी ऑन सेल बाई, अच्छा एक्स और वाई लेके चल रहे हैं। तो एक्स हमने किसको माना है, ट्रेडर को, तो ये एक्स है भाई और ये है वाई। तो वाई कितना दे रहा है, 720 रुपये, 720 रुपये। तो नेट जीएसटी कितना हुआ, तो नेट जीएसटी के लिए जीएसटी ऑन सेल माइनस जीएसटी ऑन परचेज, तो जीएसटी ऑन सेल कितना है, 720 माइनस 600, यानी 120 रुपीज़। तो ये हो गया नेट जीएसटी। यानी जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जाएगा वो ये ट्रेडर एक्स भेजेगा, और कितना भेजेगा, 600 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए थे जब उसने सामान खरीदा था, और 720 रुपये उसको मिल रहे हैं जब वो कस्टमर को बेच रहा है।
तो उस 720 में से 600 रुपये अपने वो क्या कर लेगा, निकाल लेगा। और एक्स्ट्रा कितना हुआ, 120 रुपया। वो एक्स्ट्रा 120 रुपया किसको दे देगा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को जीएसटी टैक्स के रूप में कितना मिल जाएगा, 120। तो थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन तो चीज़ें दिमाग में बैठने लगेंगी। ये नोट कर लिया। अब इसी को कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड ये है कि सामान कस्टमर कितने में खरीद रहा है, 6000, और ट्रेडर कितने में खरीद रहा है, 5000। यानी कि हम कहें प्रॉफिट कितना है, 1000। तो अगर जीएसटी निकालना है गवर्नमेंट को कितना गया, तो इसी प्रॉफिट का क्या कर दो, 12% निकाल। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात ये समझ में आती है कि अगर कोई कस्टमर है तो वो कस्टमर अगर टैक्स दे रहा है जीएसटी के रूप में, तो वो सरकार से मांग नहीं सकता जाकर के बाद में कि हमको इतना रुपया दो क्योंकि हम तुमको टैक्स दिए हैं। इसका हक नहीं है उसको। लेकिन जीएसटी लगा सकता है कौन ऑब्जेक्ट पे, वही जो जीएसटी से रजिस्टर्ड है। जैसे अगर कोई दुकान खोलता है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब जाकर के उसको एक नंबर मिलता है, जैसे लाइसेंस जिसको कहते हैं, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है, GSTIN, जीएसटी। तो ये नंबर उसको मिल गया। इसके बाद अब वो जो अपने यहाँ खरीद बेच कर रहा है सामान की, उस पर वो जीएसटी लगा सकता है, यानी टैक्स लगा सकता है, क्योंकि उसको सामान कहीं से लेना है तो उसको वहाँ टैक्स भरना पड़ेगा। तो अपना भाई वो पूरा टैक्सी में अगर उसका पैसा चला जाएगा 600 रुपये, तो ज़्यादा नुकसान होने लगेगा उसको, तो उसकी कमाई क्या रह जाएगी। तो वो अपना टैक्स निकालने के लिए क्या करेगा, जो कस्टमर है उससे टैक्स लेगा और फिर उसमें से मैनेज करके जो टैक्स, नेट टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट को देगा। तो टैक्स लगाने के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब जो जीएसटी है आपका, इसके बारे में जो आप लोग को और जानना जरूरी है वो ये कि ये 2 तरह का होता है, या ये कहें कि 3 तरह का होता है। ये 3 तरह का होता है। एक CGST, एक SGST और एक IGST। CGST stands for Central Government Goods and Services Tax, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसका हिस्सा पाएगी टैक्स का। SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जो टैक्स बन रहा है उस पूरे टैक्स पे खाली, क्योंकि टैक्स देखो कोई भी सरकार जो है वो कैसे काम करती है, उसको पैसा चाहिए ना काम करने के लिए। उसको अगर नए मेडिकल कॉलेजेस बनवाने हैं, उसको अगर नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनवाने हैं, या कोई भी काम करना है, रोड बनवाना है, डैम बनवाना है, देश के लिए कोई भी काम करना है, तो पैसा चाहिए। वो पैसा वो किन से लेगी, जनता से लेगी। तो जनता से डायरेक्ट नहीं लेगी, कैसे लेगी, टैक्स के रूप में लेगी।
तो टैक्स के लिए फिर जीएसटी आया। अब ये पूरे टैक्स पे खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही तो काम करना नहीं होता है, वो तो पूरे थ्रू आउट द कंट्री को देख रही है। लेकिन स्टेट में भी एक सरकार होती है जो स्टेट को संभाल रही होती है, उनका काम पैरेलली चल रहा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उनको भी पैसे की ज़रूरत है। तो इसलिए टैक्स दो जगह बट गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल वाले का नाम सीजीएसटी हो गया, स्टेट वाले का नाम एसजीएसटी हो गया। ये आईजीएसटी फिर क्या है? जब स्टेट बदलता है, जब आप एक सामान एक स्टेट से लेकर के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से लेकर के आप जा रहे हैं हरियाणा में, ठीक है, या उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो वहाँ पे आईजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये 3 तरह का टैक्स सिस्टम होता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिखना, अ डीलर इन भोपाल, अ डीलर इन भोपाल से एक्स, उसका नाम एक्स, भोपाल, भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। और भोपाल मध्य प्रदेश का क्या है? कैपिटल। तो अ डीलर इन भोपाल मध्य प्रदेश से एक्स सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 8,000, सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज टू वाई, टू वाई। और वाई कौन है? पर्सन इन इंदौर, वाई इज अ पर्सन इन इंदौर। इंदौर भी एक जगह है, मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। कह रहा है इफ द रेट ऑफ जीएसटी, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, जीएसटी के रेट्स जो हैं वो 0%, 5%, 12%, 18%, 28% ऐसे यहाँ तक होते हैं, मैक्सिमम इतना 28% होता है। तो ये जीएसटी का रेट उस पे है। तो ऐसे में पूछ रहा कि बताइए, बताइए सीजीएसटी, सीजीएसटी कितना आएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स के रूप में पैसा जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए। तो देखो जीएसटी जो है, स्टेट बदला क्या, पहले तो हम ये चेक करेंगे। स्टेट नहीं बदल रहा है क्योंकि भोपाल कहाँ है? एमपी में। और इंदौर कहाँ है? ये भी एमपी में। मैं कहूँ आजमगढ़ और लखनऊ, तो भाई दोनों उत्तर प्रदेश में ही है, स्टेट तो नहीं बदल रहा। तो आईजीएसटी का कोई मसला ही नहीं है। अगर आईजीएसटी आ जाता है तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी नील हो जाता है, जीरो मान लिया जाता है। आईजीएसटी सारा टैक्स जो है वो आईजीएसटी में जाता है, फिर वहाँ से बढ़ता है वो अलग बात है, लेकिन निकालते हैं हम आईजीएसटी। लेकिन यहाँ पे स्टेट तो बदला नहीं, तो आईजीएसटी का कोई मुद्दा नहीं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ऐसे में ये दोनों टैक्सेस जो हैं वो बराबर से बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर 28% जीएसटी है तो 14%, 14% जो है वो सीजीएसटी होगा और 14% जो है वो एसजीएसटी होगा। तो अगर पूछा जा रहा है कि सीजीएसटी कितना कलेक्ट होगा, तो 14/100 मल्टीप्लाइड बाई 8,000, तो 14/8 जा, बोलो भाई, हैं?
है ना, 8 चौके 32, 8 एक नंबर 8 3 11, 1120 रुपये, 1120 रुपये। तो 1120 रुपये जो है वो क्या हो जाएगा, CGST। यही अगर सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट SGST, तो भाई जब सब कुछ सेम है, रेट 14%, दाम 8000, तो उतना ही ये भी आएगा, 1120 रुपये। देन पूछा जा रहा IGST, तो जब स्टेट बदला ही नहीं है तो IGST क्या बताएंगे, निल। अगला लिखना, A is a dealer, A is a dealer in भोपाल। सब भोपाले में बैठे हैं। A is a dealer in भोपाल, डीलर है ना, हम लोग डीलर उसको कहते थे क्लास में जो बहुत फेंकता था, जो ज़्यादा छींटते थे उसका नाम डीलर रख देते, डीलर बाज आदमी है। लेकिन यहाँ पे डीलर वो है जो डील कर रहा है। तो A इज़ अ डीलर इन भोपाल, ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 8000 टू B, वो सप्लाई कर रहा है 8000 की वैल्यू का सामान B को, जो बैठेला है आगरा में, आगरा में यानी उत्तर प्रदेश। तो भाई MP से सीन कहाँ आ गया, UP में। तो यहाँ मामला स्टेट बदलने का दिख रहा है। तो हमें क्लियर क्वेश्चन में तो खाली बोला जाएगा कि GST इतना, बाकी समझना आपको अपने से होगा। तो GST बोल रहा है कि 28%, GST बोल रहा है 28%। तो अब हम समझ जाएंगे कि जब स्टेट बदल रहा है, क्वेश्चन में पूछा है CGST कितना, तो जब स्टेट बदल रहा है तो ना CGST निकलता ना SGST निकलता, तो CGST बता दिया जाएगा निल, और वही हाल SGST का भी होगा, निल। तो इसमें टैक्स बनेगा कौन सा, IGST। ये टैक्स जो इस पे अप्लाई होगा वो IGST के अंडर होगा, और तब IGST पूरा का पूरा अप्लाई किया जाएगा, यानी 28%। तो 28% ऑफ 8000, 00 कैंसिल, 0, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 2 जा 16 and 6 22, 2240। तो यही तीनों टैक्स पूछा गया था, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो अभी तक के थ्योरी और एग्जाम्पल्स से इम्पॉर्टेंट बात जो हमको दिमाग में बिठाने वाली है वो ये है कि GST जो कैलकुलेट किया जाएगा हमेशा डिस्काउंट को हटाने के बाद, लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट को हटाने के बाद, यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे GST लगाया जाएगा। कभी भी GST लिस्ट प्राइस पे नहीं लगेगा। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है, इंट्रा स्टेट मतलब कि स्टेट के अंदर है ना, स्टेट के अंदर यानी विद इन द स्टेट, यूपी का यूपी में ही रह गया, एमपी का एमपी में ही रह गया,
तो अगर जीएसटी बोल रहा है 18%, तो सीजीएसटी 9% हो जाएगा, एसजीएसटी 9%, दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। 28% तो 14%, 14%, दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, यानी एमपी से यूपी में चला गया या यूपी से राजस्थान में चला गया, तो वहाँ पे न सीजीएसटी निकलता न एसजीएसटी, वहाँ पे लगाएंगे आईजीएसटी और वो लगेगा पूरा का पूरा। ठीक। अब यहाँ पे जो आईजीएसटी निकाल भी लिया जाता है, जैसे यहाँ पे 2240 रुपये आईजीएसटी बना, ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब ये रुपया आ जाता है तो इसमें से वो कुछ रुपए जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है। जिस भी स्टेट में हुआ है ट्रांजैक्शन, यूपी एमपी में, उनको टैक्स के रूप में कुछ कुछ रुपए दे देता है, सारा पैसा अपने पास नहीं रखता। साइंस चलेगा? साइंस लाए? अच्छा। तो इसको चलाएं कि आगे फिजिक्स पढ़ो? फिजिक्स